प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंड की घड़ी की तुम गुहार दो। वेलकम टू लोकल वॉइस, मैं अखिल। दोस्तों, आज हम एनआरसी पर डिस्कशन करने वाले हैं और हमारे साथ होंगे राहुल भाई भी, जो कि हर बार होती हैं, और साथ में मानस भाई भी होंगे अपने साथ। तो चालू करते हैं। जब सीए आया था तो एनआरसी के ऊपर बात चल रही थी, काफी बात हुई इसके ऊपर, काफी वाद विवाद हुआ, लोगों ने इस पर काफी अपने बयानबाजी भी हुई, बहुत बड़े बड़े लोगों ने आकर के इस पे बोला भी है। लेकिन ये बेंगलुरु का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये एनआरसी वाली बात फिर से उठी कि देश में एनआरसी का होना क्यों जरूरी है। पहले तो हम बेंगलोर वाले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। राहुल भाई बताएंगे कि बेंगलोर वाला जो मुद्दा हुआ था वो हुआ क्या था, वो वायरल वीडियो में क्या हुआ था, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एनआरसी को क्यों लाना जरूरी है और एनआरसी है क्या एक्चुअल में। थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेंगे अगर टाइम हुआ अपने पास। तो बेसिकली अगर इंसिडेंट की बात करें तो ये एक्चुअली इस इंसिडेंट से डिफाइंड होने वाली चीज तो है नहीं। अगर मैं एक स्टोरी बताने की बात करूं, मतलब न्यूज बताने की बात करें, तो बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ है कि एक रेप वीडियो वायरल हुआ। अब उसमें जो लड़की दिखाई दे रही थी, जो लोग दिखाई दे रहे थे, वो थोड़े से नॉर्थ ईस्ट टाइप के लग रहे थे। तो लोगों ने उसको ये कह के वायरल किया गया कि भाई ये शायद असम का एक्चुअल में सीन है और असम में ऐसा कुछ हुआ है। तो असम पुलिस ने पूरा एक्शन लिया, वहां के विधायक ने भी पूरा का पूरा एक्टिव हुआ, ढूंढा, लेकिन पता चला कि ये जो है ये वहां का नहीं है। एंड देन फिर बेंगलुरु पुलिस ने पता किया कि ये बेंगलोर का इंसिडेंट है और वहां पे एक लड़की के साथ रेप हुआ है, और बहुत मतलब इतना ब्रूटल रेप है मानस भाई कि आप देख नहीं पाओगे लिटरली। और यहाँ मैं बहुत ही कुछ बातें क्लियर करूंगा कि पहले इसी पे बात कर लेते हैं। बहुत ही ब्रूटल रेप है, सिर्फ वो रेप नहीं है, मैं उस सोच के पीछे बात करना चाहता हूँ कि जो सोच होगी उसके पीछे। एक बहुत ब्रूटल रेप, जब और जानते हैं तो और डरते हैं आप, जब और जानेंगे इसके बारे में कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से 4 लड़के हैं और एक लड़की, ठीक है, एक लड़की है। वो ब्रूटल रेप के अंदर एक लड़की है, ये सोचो। और उससे भी ज्यादा जो डरावनी बात मुझे लगी, वो जो लड़की जिसका रेप हो रहा है वो उन्हीं के साथ की है। जस्ट इमेजिन कि वो लड़की कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी को लेके आए हैं, वो अननोन है, नोन है। फिर और इंक्वायरी से पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे थे सभी लोग और उसमें कुछ इनके आपस में कुछ प्रॉब्लम हुई और उस वजह से उन्होंने उसका रेप किया। अब कई सारे लोग ये वाले इंसिडेंट बोल के कि देखो वो लड़की उन्हीं के साथ की थी, ये तो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते थे, ये सारी चीजें बोल के उसको क्या कर रहे हैं, मुद्दे को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रेप तो रेप, पहली बात तो अगर वो, मैं बोलता हूँ एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट भी है तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता ना कि उसका रेप कर सकते हो आप, वो भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल, तो इसको ये डिफेंस लाइन तो हो नहीं सकती बिल्कुल भी। सेकंड बात ये कि अगर आप अपने नॉन के साथ, जिसके साथ काम करते हो, उसके साथ इस हद तक जा सकते हो, तो अगर आप काम ना करने वालों के साथ जाएंगे तो वो किस हद तक जाएंगे, ये सेकंड चीज। और आप क्या कहना चाहते हैं मानस भाई इस बारे में, कि क्या लगता है कि क्या सच में, जैसे और इंक्वायरी की तो पता चला कि भाई ये लोग इंडिया से नहीं है, सारे के सारे बांग्लादेश में। आपको लगता है कि ये जो इस तरह से लोग आए होते हैं, इनकी ये ऐसी मेंटलिटी क्यों है? क्योंकि आप चाहे वो आप आजाद मैदान वाला सीन देख लें, अमर जवान ज्योति को लात मारने वाला, या रोहिंग्याओं के सपोर्ट में जितना भी इधर प्रदर्शन हुए, या फिर सीए के ऊपर जो हुआ, या जो आप देखने को मिलता है बंगाल में, या जहां भी मालदा में जो दंगे हुए वो देखने को मिलता है, क्या आपको लगता है कि कुछ मेंटलिटी है, ये रिलीजियस से भी अगर ऊपर उठ जाए, एक मेंटलिटी है, ये माइग्रेंट मेंटलिटी, जिसके अगेंस्ट पूरा का पूरा यूरोप लड़ रहा है इस टाइम पे। पोलैंड ने तो ओपन ही कर दिया है कि हमें इस मेंटलिटी से प्रॉब्लम है। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मेंटलिटी का सच में ये मेंटलिटी एक इशू है या नहीं है लोगों, ऐसी गवर्नमेंट्स के लिए जो माइग्रेंट को रख रही है अपने यहाँ? हाँ त्यागी जी, आपने जो बात बताई वो, जैसे एक घटनाक्रम अभी हम लोगों को सुनने में आया है कि बेंगलोर में ऐसी घटना हो गई, और वो जिस प्रकार की एक्टिविटी किए हैं, जिस प्रकार के कृत्य किए हैं, हमको लगता है कि कोई भी सिविलाइज्ड आदमी उसको चर्चा करने से भी हिचकिचाएगा। जैसे हमारे आपके जैसे लोग हैं, तो हम लोग भले इस बात को बोल रहे हो, पर हम लोगों को बोलने तक में भी शर्म आ रहा है कि हम लोग कैसे सोसाइटी में इस प्रकार की घटना घट गई। बट सोसाइटी बोलने का मतलब है कि भारत में। लेकिन अगर घटना घट गई है तो उस पर कई बार चर्चा भी आवश्यकता होती है, आप उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझिए। तो ये सिर्फ घटना नहीं है, इनके सारे डाटा को अगर कलेक्ट किया जाए, और अभी आप लास्ट में आप बोले कि इनका लगभग लिंक मतलब कि होना मालूम चल गया है कि ये बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के आ रहे हैं, और हो सकता है कि एक समुदाय विशेष के भी हो आगे अगर बात निकलती है तो इनके पीछे जो इनकी प्लानिंग है, ये तमाम प्रकार की जो छिटपुट घटनाएं, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में, कभी
जम्मू कश्मीर में, कभी कहीं भारत के अलग अलग कोनों में ये करते रहते हैं। और आप जाइए तो एक प्रॉपर लिंक आपको, अगर आप बैकवर्ड खींचना शुरू करिएगा लाइंस को, तो आपको एक जगह से निकलती हुई ये लाइन मालूम चलेगी कि ये एक थॉट प्रोसेस से निकल रहा है, इनके मानसिकता क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। और जब इन सारी चीजों को कनेक्ट करके आदमी क्लियरली इसको, एक साधारण आदमी भी सोच सकता है कि ये किसी एम से, कोई इनका मतलब एम को ये फोकस कर रहे हैं जिससे ये ड्रिवन होकर के बार बार ये खुद को मोटिवेट करके ऐसा ऐसा ये काम कर रहे हैं, जो कि तो ये नहीं है। अब इसके लिए अब एक तो भारत में ऐसी स्थिति है, दूसरी स्थिति आप देख लीजिए कि बंगाल के भी परिणाम को किस प्रकार से ये माइग्रेंट्स लोग ने प्रभावित किया है। ये छोटी बात नहीं है। अगर हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे इस पे इंडेप्थ में, पर इनका एक काउंट नहीं आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदलने के चक्कर में, मतलब पूरे पॉपुलेशन पे डोमिनेंट होकर के डेमोग्राफी बदल दीजिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस आपका हो जाए, फिर आप जैसे मन में आए आप करते रहिए। मैं तो ये भी घटना सुनता हूं, अब इसको एग्जैक्ट हमको लोकेशन नहीं मालूम है, पर इसमें सच्चाई है कि कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि दिल्ली में भी ये माइग्रेंट्स आ गए हैं और ये घरों में काम करते हैं, घरों में लूटपाट मचाते हैं, और कई जगह ये इनको, हाँ, और कई जगह इनको बुला करके, इनको शरणार्थी बना करके इनको मतलब दीजिए, मतलब हम लोग क्या कहावत है कि आप उंगली पकड़ाइए तो आपको गट्टा पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा डोमिनेंस चाहिए इनको शरणार्थी बनाइए और ये तमाम प्रकार की उटपटांग एक्टिविटी ये करने लगते हैं यहाँ पर। तो ये तो एक मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है, त्यागी जी आपकी बात से, या फिर रिलीजियस ड्रिवन इनका कोई एजेंडा है, कोई एम है, उस पर ये काम कर रहे हैं। और इसको सिंपली ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि बेंगलोर में घटना घट गई, ये ठीक नहीं था, इस पर चर्चा करके इसको स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। इनका बरोबर काउंट होना चाहिए। और इसी के लिए अब यही डिस्कशन करते करते हमारे रोल में आ जाएगा कि सीएए एनआरसी क्यों जरूरत है। अब ऐसे लोगों को जो बाहर से घुस गए हमारे यहाँ, उनको निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही है त्यागी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी बायस्ड ब्रेन से कोई पर्टिकुलर एम को लेकर के चल रहे हैं, और भारत के तमाम जगहों पर धीरे धीरे ये छोटी छोटी घटना को, या कई बार कंटिन्यूएशन में घटना को अंजाम दे करके ये अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अगर एक बात कहना चाहे मानस भाई, तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि डेमोग्राफिकली चेंज करने के पीछे बड़ा ये है कि शायद आप इंडिया को उस तरह से तो हरा नहीं सकते, लेकिन अगर आप डेमोग्राफिकली एक डेमोक्रेसी के तरीके से ही चुन के अपने आप ही ऊपर जाके बैठ जाएं, तो फिर आप ही चलाएंगे चीजों को। तो डेमोग्राफिकली ये चेंज करने के पीछे यही कारण है पूरा पूरा। और जैसे कि जो आपने बात की दिल्ली वाली, यस ये बात बिल्कुल सही है मानस भाई, दिल्ली में लोग हैं, और लोगों को हमें एक बात समझनी होगी कि शरणार्थी और जबरदस्ती घर में घुसने वालों में फर्क होता है। शरणार्थी वो होता है जो आप आबो अदब से आपके सामने हाथ जोड़ के रहता है कि भैया मुझे जगह दे दो, मुझे मार रहे हैं लोग। इस देश में पारसी शरणार्थी हैं, सब जानते, हमने उन्हें शरण दी है और वो आज तक बहुत प्यार से रहते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। अब ये स्पेसिफिक जगह से आए, आप ये सोचो कि ये कहां से आई, बांग्लादेश, वहां से क्यों आ रहे हैं। अगर मैं क्यों वाले मुद्दे पे तो थोड़ी देर में बात कर लेंगे, क्यों आ रहे हैं वहां से तो, लेकिन अब मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता ये हूं कि एनआरसी की जो बात करते हैं कि वो क्यों जरूरी है, उसके साथ साथ में आप ये सोचो कि अमर जवान ज्योति को आप और हम और इस देश का कोई भी आदमी जो इस देश में पैदा हुआ है, जिसके पुरखे दबे हैं इस देश में, जले हैं इस देश में, वो अमर जवान ज्योति को लात नहीं मार सकता। जिसके लिए देश, इस देश की इज्जत, इस देश की आर्मी, इस देश का इतिहास कोई सम्मान रखता होगा, वो अमर जवान ज्योति को लात तो कभी नहीं मार सकता। तो अगर जो आदमी अमर जवान ज्योति को लात मारे हैं, उनके लिए इस देश की कोई इज्जत नहीं है, और जिस आदमी की नजरों में इस देश की कोई इज्जत नहीं है, वो इस देश के भले के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, और मुझे लगता है ये इतना गलत भी नहीं है कि जिसके लिए इस देश की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है, तो फिर वो क्या, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप वो पबजी गेम होता है उसके अंदर आप चले जाते हैं ना, तो वहां किसी के घर में जाते, वो आपका घर नहीं होता, आप सिर्फ उससे सामान लूटना चाहते हैं। तो यहाँ जो ये घुसते हैं हर चीज में, इनको सिर्फ लूट खसूट करनी है, क्योंकि फीलिंग तो है नहीं, हम और आप इस देश को बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर से आया हुआ आदमी वो इस देश को बनाने क्यों जाएगा। वो तो इस देश से जितना लूट सकता है, जितने मजे ले सकता है, उतने लेने चाहता है। अब एक मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहूंगा कि अगर हम एनआरसी की बात करें तो एनआरसी का मतलब क्या है बेसिकली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एनआरसी का मतलब क्या है, और ये नेशन वाइड पूरे के पूरे देश में एनआरसी की बात करते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है। इसमें त्यागी जी, मैं अगर इसको सामान्य एक आदमी जो इसको समझ पाए उसको समझाने के तरीके में मैं आपको अगर बताऊं, तो किसी भी देश में शायद रेयरिटी कोई कंट्री होगा, उसमें एक इंडिया भी है, जो अपने सिटीजन्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। बाकी तमाम जगहों पर मैक्सिमम
डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज जो है बाहर के देश, वो अपने यहाँ रहने वाले सिटीजन्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि मेरे यहाँ ये आदमी रहता है। उसी प्रकार की चीज भारत में लागू कराने के लिए एक मुहिम चल रही है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, अधिकतर लोग, उसमें से हम लोग भी हैं, कि क्यों नहीं होना चाहिए मेंटेन। अगर हमारे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कुछ लोग रह रहे हैं तो उनका डाटा मेंटेन कराने में क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है। अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं आप उसके रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत जो है वो सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिएट किया है तो वो जो लैप डांसिंग मीडिया है, जिसको लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, ये इस प्रकार के डिस्कशन को वो उनको सीधे बोलना है कि देखिए हर एक आदमी दिल्ली के रायसीना हिल्स पे क्या घटना चल रही है वो नहीं जानता है। वहां पे जो घटना घटती है उसको मीडिया प्रोपेगेट करता है। तो हमारे आपके जैसा आदमी बिहार में किसी जिले में बैठा आदमी, उत्तर प्रदेश में जिले में बैठा हुआ आदमी, एक गांव में बैठा हुआ आदमी उसको सुनता है और उसको मानता है। अब ये लोग टोटल कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं, टोटल कंफ्यूजन। एक योगेंद्र यादव जी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, या फिर सलीम यादव भी वो लिखते हैं अपने नाम को, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो है उनके बारे में ऐसी बात। वो कुछ चीजों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक एग्जांपल दिया, वैसे रवीश कुमार भी उस श्रेणी में है, बरखा दत्त भी है, ऐसे तमाम लोग हैं। ये लोग चीजों को इतना फॉल्स तरीके से दिखाते हैं कि सीए एनआरसी ऐसा नहीं हो गया कि भाई तुमको देश से निकाल ही देगा, तुमको ले जाकर के किसी कैंप पे, डिटेंशन कैंप पे रख देगा, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना करके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये है नहीं। सीए एनआरसी अगर देश में लागू होता है तो इसको भारत की जो सामान्य जनता है उसको अगर एग्जैक्ट फैक्ट आप बताइएगा कि सीए एनआरसी में ऐसा ऐसा हो रहा है, भारत की पूरी जनता मान जाएगी, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। ये बता रहे हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा। अरे ये तो बहुत मतलब कि कमजोर है, बहुत ही छोटे लोग हैं, माइनॉरिटी है, क्या पता माइनॉरिटी का डिफिनेशन इनका कितना है, 40% के आसपास हो जाए तभी भी ये माइनॉरिटी ही बोलेंगे, हो गए होंगे वो 30-35% अगर सेंसस सही से निकाला जाए तो उन चीजों को अब ये इस प्रकार से दिखाते हैं और डराते हैं एक खास वर्ग को कि ऐसा ऐसा है। अब एक बात बताइए त्यागी जी, आप सिंपल क्वेश्चन कि मैं बोल रहा हूं कि आप इस देश की बाउंड्री में रह रहे हैं, आपको यहां का 2-4 प्रूफ देना है। दो लिस्ट है। एक में आपको 14 डॉक्यूमेंट है, एक में 8 डॉक्यूमेंट है। आउट ऑफ 14 आपको एक डॉक्यूमेंट शो करना है, आउट ऑफ 8 जो सेकंड लीग है उसमें से एक, मतलब कुल मिला के आपको 2 डॉक्यूमेंट शो करना है। अब एक बात बताइए कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं होगा क्या? उसमें ये प्रोविजन है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं है, आप 4 आदमी को, 2 आदमी को लेके जाइए जो बोल दे कि मेरे गांव में रहता है, आप मुखिया उखिया या फिर पंचायत सदस्य से, इस प्रकार का भी प्रोविजन है। आप बताइए कि ठीक है गरीब है, अच्छा भारत सरकार जो योजनाएं चलाती है क्या वो गरीबों के लिए, और ये जो जिनको ये डरा रहे हैं वो लोग इसका फायदा नहीं लेते हैं? चावल फ्री का खा करके, गेहूं फ्री में लेकर के, राशन फ्री में लेके, गैस सब्सिडी, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं क्या? ये बिना राशन कार्ड के तो नहीं दिखाते, नहीं मिलता होगा इनको। अब इस प्रकार के डॉक्यूमेंट दिखाने में भी इनको डर लग रहा है, और इस प्रकार का ये मीडिया एजेंडा फैला करके, भ्रम फैला करके लोगों को डरा रही है। ये सीधा क्लियर कट बात है कि आप किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आप रह रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ही डाटा मेंटेन होना चाहिए। एक और इसमें मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैं बिहार में रहता हूं तो इसमें शायद ये भी प्रोविजन है कि आपको उसका एक थर्ड पार्ट है, सीए एनआरसी और एक एनआरपी है सर, नेशनल रजिस्टर्ड पॉपुलेशन। उसमें एक ऐसा चीज दिखाना है आपको कि जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में अगर सर्वे हो, हम पिछले 10 साल से हम अपने मोतिहारी में नहीं रहते हैं, तो मेरे पिताजी इस बात को बताएंगे ना कि मेरा लड़का महाराष्ट्र में रहता है। चाहे आप मान लीजिए कहीं और रह रहे हैं तो आपके पिताजी बताएंगे कि नहीं ये यहाँ नहीं यहाँ रह रहा है। उन सब चीजों पे डाटा एनालिसिस होता है कि उसके आपके कार्यक्रम जो है, सरकारी जो पॉलिसीज है उसको फॉर्म करने में ये सब पॉपुलेशन का काउंट होता है। तो अब नहीं बिहार में क्यों दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये इस प्रकार का ड्रामेबाजी करके, मतलब मैं सीए एनआरसी से थोड़ा एक्सटेंड करके बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट शो करने में लोगों को जो हेजिटेशन आज के डेट में हो रहा है और कुछ लोग जो डरे हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल कॉल मीडिया का है, बहुत बड़ा रोल कॉल मीडिया का है। और अगर जो लोग, वही लोग डरे हुए हैं जो इस देश में माइग्रेशन करके गलत अवैध तरीके से घुस गए हैं, हमारे रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, और ये तो हमको आपको लीगल किसकी समस्या होनी चाहिए कि हमारा रिसोर्स यूज क्यों करेगा कोई दूसरा आदमी, हमारे कंट्री के टेरिटरी को, हमारा खाना खाएगा और हमारे अमर जवान को, और वो जिस प्रकार के सिंबल है जिसके लिए मतलब उससे खप गई हमारी, और वो कैसा लगा हुआ है और हम और आप महसूस कर सकते हैं। मतलब आदमी भावुक तक हो सकता है कि किस प्रकार की गति ये लोग कर रहे हैं, लात जूता से मार रहे हैं या फिर भिड़ रहे हैं, थूक फेंकते हैं, तमाम प्रकार की उदंड एक्टिविटी करते हैं जो सिविलाइज सोसाइटी के लोग नहीं करते हैं। तो ये कैसे कर देगा? हमारा रिसोर्स खाएगा और हमारे ही ऊपर उंगली उठाएगा। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। इस पे बहस क्यों करते हैं लोग? इसको तो सीधा
सीधा इसको लीगलाइज करना चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं। ये डिस्कशन बनाते हैं हमारी मीडिया और लोगों को गुमराह करके और बेवकूफ बनाते हैं और बिना मतलब का उलूल जुलूल तरीके का डिस्कशन। देखिए आप शाहीन बाग में, आप देखिए शाहीन बाग, एएमयू है ना, दिल्ली ये जेएनयू, ये तमाम प्रकार को आपको लपटें दिखेंगी। आज की जैसे लपट होती है ना, ये तमाम प्रकार की एक्टिविटी लगाते हैं। ये ऐसा कर देंगे, देश को तोड़ देंगे, ये तो सरकार ऐसे कर देगी वैसे कर देगी। एएमयू वाले ये नारा लगाते हैं। बताइए, एएमयू का मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता हूं, आप चर्चा को आगे बढ़ाइए और मेरे से पूछिएगा एक बार एएमयू को लिंक करके, मैं बताता हूं कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। नहीं मानस भाई, आप मतलब किसी क्यों ऐसा अभी से ही लिंक करते चलिए, तो ताकि जो है हाँ। माहौल थोड़ा सा बनता रहे कि हाँ, इन लोगों का भी पोल खुलना चाहिए कि भाई इनका क्या भागीदारी है इन सबके पीछे। मैं ये बता रहा हूं कि ये एएमयू आज के डेट में आप देखिए उसका लिंक करके, ये सीएए एनआरसी जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी जगह पर, तो देखिए ये क्या आम पब्लिक को कुछ ना कुछ बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास चाहिए। ये आम पब्लिक को बरगलाते हैं, बोलते हैं आप खतरे में आ जाइएगा, आपको इस देश में नहीं रहने देगा, आपकी कितनी पुश्तें यहाँ रह रही हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अरे भाई, जब तुम्हारा 5 जनरेशन से लोग रह रहा है तो तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ ना, क्या तुमको दिक्कत है? बताओ तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे परदादा कौन है, क्या इसमें तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ होगी? आप बताइए ना, आप सिंपल, अगर आप हैं तो आप बता दीजिए। तो इसमें इनको तकलीफ है और ये दिखाएंगे कि जुल्म ढाया जा रहा है, भारत को तोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेटेड इंडिया को ब्रेक किया जा रहा है। मतलब ये इंटीग्रेटेड इंडिया की बात करते हैं एएमयू वाले, जो पाकिस्तान बनने, पाकिस्तान मूवमेंट कहां से चालू हुआ है? एएमयू खिलाफत का सपोर्ट किए हैं ये लोग। और टर्की में क्या पता क्या हो रहा है। खिलाफत मतलब क्या होता है? खिलाफत मतलब होता है रूल ऑफ इस्लाम। खिलाफत मतलब होता है रूल ऑफ इस्लाम। रूल ऑफ इस्लाम का मतलब होता है जहां पे शरिया कानून वैलिड है। शरिया कानून क्लियर कट इस बात को बोलता है कि आप काफिर मतलब नॉन बिलीवर्स को, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उसको मारिए, काटिए, मौत करिए। इस प्रकार के चीजों को ये सपोर्ट करने वाले लोग, जिनका कंप्लीट बेस ही यही रहा है कि तोड़ो, मारो, काटो और कहीं की बात और कुछ भी कर दीजिए, वो लोग बोल रहे हैं कि भारत टूट जाएगा सीए एनआरसी में। अपने आप में हास्यास्पद है ना, हमारे आपके जैसे लोग इस पे ये जोक हो सकता है, आदमी हंसेगा 2-4-5 मिनट कि क्या बात कर रहा है, जिसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खुद ही खून से रंगा हुआ है, वो आज बात कर रहा है सफेद कपड़ा पहन के कि नहीं नहीं हम तो शांति के प्रतीक हो गए और कबूतर उड़ गया जवाहरलाल नेहरू का। ऐसा बात करने वाले लोग हैं। तो ये फॉल्स है। इस प्रकार की हमारे आपके जो तो युवक है, ये बहुत अच्छा आप लोग का इनिशिएटिव है कि त्यागी जी और आपका, कि हम लोग इस चीज को चर्चा करें, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो। ये कुछ चीज पे डिस्कशन क्यों होना चाहिए? अखिल भाई आप ही हमको बताइए, ये सीए एनआरसी पे आपको लगता है क्या कि ये कोई डिस्कशन का टॉपिक है? सीधा लगाओ, सीधा लगाओ, कोई डिस्कशन का जरूरत नहीं। ये तो देश को इम्प्लीमेंट करो, देश की सुरक्षा का मामला है, तो इसमें तो विचार विमर्श बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करो। और जहां तक मुझे लगता है ये डरे और ये सहमे लोग जिनकी चर्चा होती है, मेरे को तो लगता है ये डरे और सहमे लोग लोगों की भाषण में और या तो मीडिया में दिखाई देता है। बाकी आप जाकर के देखो जमीनी स्तर पर आपको कहीं भी ये डरे और सहमे लोग नहीं दिखाई देते। ये तो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ये डरे और सहमे लोग, डरे सहमे माइनॉरिटी सताए हुए, ये सब ये जो लोग हैं, ये जो हम लोग फिल्म देखते हैं तो उसपे आता है ना कि इसका ये काल्पनिक है, इसका आम जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रकार का आता है ना एक लिस्ट के रूटीन में, वैसा ही ये सारी चीजें हैं। ये रवीश कुमार, बरखा दत्त और प्रिंट वाले जो है, ये एक चलाए, एक इनकी स्ट्रेटजी है, ये दिखाते हैं इनको। ये जो इनकी काल्पनिक परिकल्पनाएं है ना कि इमेजिन करके और लोगों को बेवकूफ बना देना, वही लोग इनको डरे हुए, सहमे हुए और गरीब और माइनॉरिटी बताते हैं। ये डरे सहमे हुए लोग चाकू मार देते हैं किसी को घर में घुस करके, नहीं हमको बताइए, रेप कर देंगे। डरे हुए लोग हैं क्या? कि लोग इनसे डरा हुआ है, लोग इनसे डरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जी त्यागी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रवीश कुमार, ये प्रिंट, ये वायर वाले लोग हैं ना, इनको अपना जो भी, अगर ये कोई आर्टिकल लिखते हैं या कुछ भी अगर करते हैं ना, उसके पहले ने ये भी, इनको भी ये एडवाइजरी दिखानी चाहिए, डिस्क्लेमर दिखाना चाहिए कि यहाँ जो भी हम बातें करने वाले हैं वो सिर्फ हमारी मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे वो इनके फेवरेट वो नहीं है इतिहासकार रोमिला थापर जैसे, इरफान हबीब जैसे, जिन्होंने अपने दिमाग में हिस्ट्री क्रिएट करके लिख दिया है, लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं एक बार वापस इस एनआरसी वाली बात पे आपने एक टॉपिक किया था कि ये लोग डरा रहे होते हैं कि भैया कंसंट्रेशन कैंप बन जाएंगे, आपको उधर ले जाएंगे, आपको उधर ले जाके पेलेंगे, यही तो बताते हैं, यही बता रहे हैं, यही बेच रहे हैं। पहली बात, कोई कंसंट्रेशन कैंप ना तो है बना है बीजेपी के गवर्नमेंट में, जो था पहले से ही है।
और जो भी उस कंसर्न, मैं बोलता हूं कि अगर एनआरसी के ऊपर सबसे ज्यादा किसी स्टेट में चीजें होनी है तो वो असम, और वहां के लीडरों की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के लीडरों। अब असम के लीडरों में आप रिसेंट जो उनके सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आप उन्हीं की अगर बात सुनेंगे तो बहुत ही क्लियर कट उन्होंने बहुत सिंपल सेंटेंस में इंडिया टुडे में बोला था कि भाई देखो एनआरसी होने का क्या मतलब, कि भाई एनआरसी से हमें ये पता चल जाएगा कि ये लोग यहाँ के नहीं, ये लोग यहाँ के नहीं है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप इनको भगा दोगे यहाँ से। अमेरिका में हम और आप मानस भाई जाके रहते हैं तो क्या हम अमेरिका के हो जाते हैं क्या हम ट्रंप के लिए इलेक्शन में वोट करते हैं क्या वहां जाके? नहीं ना, हम वहां रहते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अमेरिकन नहीं है, हम वहां रह रहे हैं, हमें सारे रहने वाले सारे अधिकार है। तो वो भी यही है, वो कंसेप्ट ही यही है कि अगर आप मान लो कि 2 लाख लोग, 4 लाख लोग, 10 लाख लोग बाहर आ गए उससे, कि उस कैटेगरी के अंदर नहीं है, ठीक है, वो स्पेसिफिक कम्युनिटी से आए हैं, भी ठीक है, वो बाहर हो गए, उन्हें कोई धक्के देके यहाँ से बाहर नहीं निकाल रहा है, भाई यहाँ से चले जाओ, नहीं, यहीं रहो। आप वोट नहीं कर सकते बस, क्योंकि वो ये आपका अधिकार नहीं है। अब सिंपल बात ये है कि आप वोट नहीं कर सकते, आप बाकी जो कर रहे हैं, आप जॉब करोगे, जो करना है करो, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। अब मानस भाई आप ये सोचो और समझ के, इसके तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि साला पीछे चल क्या रहा है दिमाग में, कौन सी वो डेमोग्राफी चेंज करने का चक्कर क्या है, जिसको हमें बताया जाता है ना कि यार तुम्हारे दिमाग पे कुलाव गई है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोचो कि सिर्फ इतना बदलेगा, चलो ठीक है, ये तो मैनिपुलेट करके वहां तक पहुंचा रहे हैं, कोई तो उन तक सही बता ही रहा होगा ना, जो उन्हें वहां से लीड करता है वो तो उन्हें सही बता रहा है ना कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, उसे तो पता ही है ना कि एक्चुअल में कुछ होने वाला है। अगर वो इंडिया को डैमेज कर सकते हैं तो वो एनआरसी से बाहर होके भी डैमेज कर सकते हैं, वोटर लिस्ट से बाहर होके भी डैमेज कर सकते हैं, अगर उसी तरह से डैमेज करना है। लेकिन फैक्ट ये है कि वोटर लिस्ट से बाहर जाने के बाद वो इंडिया को डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। इसको डैमेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर घुस जाओ, आप सरकार ही डिसाइड करो, आप गवर्नमेंट्स बनाओ, अपने लोग बैठाओ, अपने लोगों को चलाओ, अपने लोगों के हिसाब से सारे काम कराओ। मानस भाई रशिया तो आया नहीं था केजीबी के साथ यहाँ पे, उन्होंने यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता ही खरीदे थे ना, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे इस देश में जो भी कर रहे थे। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर इससे इतनी फड़फड़ाहट है उस चीज को चलाने वालों के पीछे, तो उन्हें भी पता है कि उनका क्लियर मोटिव है कि यहाँ पे आए, नंबर में बढ़े, वोट बने, वोट को पूरा इन्फ्लुएंस करें और यहाँ पे पूरी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, अपने नेता जिताओ। आप ये देखो कि फखरुद्दीन अजमल जो है, बखरुद्दीन अजमल, ठीक है, आप उसको देखो, उसके पीछे पूरा वो ओपन आके बोल रहा है कि भैया मुझे ये लोग चाहिए, क्लियर बोल रहा है कि जो वहां से आया हुआ है वही चाहिए, वहां से आया हुआ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का वोट ही चाहिए, वो बोल रहा है। अब ये सोचो कि ये कितनी बड़ी ताकत होगी, ये ओपनली बोल रहा है, इलीगल है वो। अब एक बार मैं इस पे छोटी सी एक बात और ऐड कर देता हूँ कि जैसे कई सारे हमारे दोस्त ऐसा बोल रहे होते हैं कि यार सिर्फ आप यहाँ से हिंदुओं को और इन सबको क्यों बुला रहे हो, तो उसके ऊपर वैसे तो बहुत सारी बात हो चुकी है कि भाई देखो वहां दुखी वही है, ठीक है, दुख बहुत सारे होते हैं मानस भाई, बहुत सारे दुख होते हैं। हमारा देश फाइनेंशियली वीक भी रहा होगा, आपदाएं भी आई होंगी इससे पहले, ऐसी बात नहीं, हमारा हजारों साल का इतिहास है, लेकिन आज भी अगर यहाँ के लोगों के बदन पे सबसे ज्यादा किसी बात का दर्द और निशान दिखाई देते हैं तो वो वही है जो उनके ऊपर रिलीजियस किसी रिलीजन को फॉलो करने की वजह से उन्हें झेलना पड़ा, जो औरंगजेब ने किया, जो बाबर ने किया, वही दिखाई देता है, सिर्फ वही याद रहता है लोगों को। आज भी अगर आप लेबनान चले जाएं तो वहां के क्रिश्चियनों को यही याद रहता है कि उनके साथ क्या हुआ, यहूदी इतनी साल इतनी आपदाएं झेली होंगी यहूदियों ने, लेकिन याद उन्हें क्या बचा हुआ, जो उनके साथ उनके बिलीव, वो किसी चीज में बिलीव करते हैं, उसके अगेंस्ट जो उनके साथ हुआ है, ये सबसे बड़ा दर्द होता है। इस दर्द को आप पैसे के दर्द से बैलेंस नहीं कर सकते। अब अगर कोई अपनी कंट्री में, कई सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अहमदियाओं को ले लो भैया, इनको ले लो, भाई एक बात आओ, अगर आप अपनी कंट्री में पैसे नहीं है, इस वजह से कहीं जा रहे हो, तो अपनी कंट्री के नेताओं को 4 चांटे मारो ना यार, दूसरे के घर क्या जा रहे हो। मतलब ये तो मानस भाई ऐसी बात हो गई कि आप हमारे बच्चे हों और हम उन्हें घर पे खाना ना दें, ठीक है, और वो बच्चे पड़ोसी के घर जाके जबरदस्ती उनकी थाली में से खाना उठाए खाने लगे और फिर कहने लगे यार हमें तो खाने नहीं मिल रहा, तो तुम हमें प्लीज खाना दे दो। भाई देखो अपनी मानवता के नाम पे 2 टुकड़े फेंक दे तो फेंक दे, हक नहीं बनता तुम्हारा। पहले वो अपने बच्चे को खिलाएगा, उसके बाद तुम्हें देगा, उसका 100 बार दिल करेगा तो तुम्हें दे देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। सिंपल सी बात यही है। अब ये यूरोपियनों को होगा चस्का लोगों को देने का, और इन कंट्रियों से तो यूरोपियन भी नहीं बुलाते लोगों को। अब तो यूरोप ने ताला ही लगा दिया एक एक करके कि भैया जिसको उठाने उठा लो, हमें तो चाहिए नहीं। पोलैंड ने क्लियरली मना कर दिया कि सिंगल मुस्लिम माइग्रेंट वो लेंगे नहीं, और वर्ड बिल्कुल क्लियर है, सिंगल मुस्लिम माइग्रेंट उन्हें चाहिए नहीं, और कोई आ जाओ, और कोई माइग्रेंट है नहीं। आप ये सोचो मानस भाई कि
लगभग आप ये कह सकते हैं 2 बिलियन के आसपास एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है और इतना सारा एरिया वो कवर करते हैं, तेल है उनके पास, सब कुछ है उनके पास, फिर भी इस जोन में ना तो आराम है, ना ही यहाँ से माइग्रेशन खत्म हो रहा है, ना वॉर खत्म हो रही है, ना कुछ खत्म हो रहा है, और भागे जा रहे हैं दूसरों की जगह, और जहां जाते हैं वहां जाके भी यही क्रिएट करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट है अंदर, मैं ऐसा बोलता हूँ कि बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि दिमाग नहीं चलते इतने, दिमाग चलते तो रोना ही नहीं होता, सही गलत समझता है इंसान दिमाग के, बाय डिफॉल्ट है। और बाय डिफॉल्ट कैसे है, वो कहते हैं ना कि ये बात तो सब कहते हैं कि पूत के पांव पालने में पिछन जाते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि पालने के बाद से बड़ा होने तक आप जो सिखाते हो उससे पूत के पैर ही बदल जाते हैं पूरे। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी। तो यहाँ पूत के पांव पालने वाली बात को बहुत अंडरलाइन करके दिखाया जाता है कि यार देखो सब एक ही तरह पैदा होता है। हाँ भाई, सब एक ही तरह पैदा होते हैं, तो फिर परवरिश का क्या मतलब बचता है? परवरिश भी कोई चीज होती है, नहीं होती है, सब एक ही तरह पैदा होते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके आगे ही तो है मेन प्रोसेस, इंसान का काम तो उसके आगे स्टार्ट होता है, ये तो ऊपर वाले का काम है, उससे पहले वाला तो ये तुम कर रहे हो। तो ये है इशू बहुत बड़ा, और मेरे हिसाब से पूरे के पूरे देश में एनआरसी लगनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखो मानस भाई, क्यों लगनी चाहिए पूरे देश में? क्या ये बंगाल में ही है? नहीं। क्या सिर्फ असम में ही है? नहीं। आपको बेंगलुरु में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं। आप सोचो कि रोहिंग्या वहां से पूरा घूमता हुआ, बंगाल छोड़ा, पूरा का पूरा बांग्लादेश छोड़ा तो छोड़ा, उसको छोड़ दो, बांग्लादेश छोड़ा, बंगाल छोड़ा, घूमता हुआ जम्मू पहुंच गया। क्या करने गया वो? जम्मू में मैं आपको बता रहा हूँ त्यागी जी एक जानकारी, वो जो कठुआ कांड हुआ था, तो उस समय वहां के, मैं नाम नहीं लूंगा, वो टीवी पे आते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है, उनसे काफी लंबा डिस्कशन हुआ था, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में थे, हम लोगों ने उनको एक कार्यक्रम में बुलाया हुआ था नागपुर में। तो उन्होंने इस बात को इतने फैक्ट के साथ बात बोली कि रोहिंग्या जो है वो जम्मू कश्मीर में पेनिट्रेट करके यहाँ के डेमोग्राफी को कंप्लीट चेंज करने की इनकी स्ट्रेटजी है, और उस समय की ये जो मतलब कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी, जिसको अभी नजरबंद किया गया है, जो भी है, ये जो भी पॉलिटिकल विंग वहां पे अदर देन बीजेपी है, वो उनको सपोर्ट कर रही थी कि तुम आओ यहाँ, तुम पॉपुलेशन बढ़ाओ। देखिए इनका सिंगल एजेंडा क्या है त्यागी जी, मैं दो चार बातें बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा, कि इनका माइंड क्लियर है, इनको डेमोग्राफी बदलनी है। डेमोग्राफी मतलब किसी भी एरिया में जाइए, पहले कुछ जाइए, फिर अपने पॉपुलेशन को एक्सपेंड करिए, और करते 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 आप उसके लेजिस्लेचर में, आप उसके एग्जीक्यूटिव में, आप उसके बॉडी जो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, उसके बॉडी में आप धीरे धीरे पेनिट्रेट करना चालू कीजिए, आप उसको कब्जा करिए। और ये जब तक कब्जा नहीं करते तभी तक ये ड्रामा करते हैं और एजेंडा फैलाते हैं कि ये ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटेरियन बेस, और ये जिस दिन ये पॉपुलेशन में आ गए, आप देख लीजिए, आप कहीं भी जहां इनकी जनसंख्या बड़ी है और यहाँ ये नियम कानून करके बात करनी हो, तो ये हमको कोई बता दे। ये आसाम का जो आप बात बोले कि आसाम जो सबसे ज्यादा एक स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा फेस किया है इलीगल माइग्रेंट्स, कैसे वहां पे वो कल्चर को ही समाप्त कर रहे हैं, और उसको जो हेमंत बिस्व शर्मा क्लियर कट इस बात को बोलता है कि हाँ, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको डरने की जरूरत है, वो अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोलता है। और ऐसे ही क्लियर कट विजन का जरूरत है कि आप हमारे बाउंड्री में आकर हमारे कल्चर को पोल्यूट मत करिए। और लोग पूछेंगे ये कल्चर को पोल्यूट कैसे करते हैं, तो ये पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और इन चीजों को, पूरे सिस्टम को ये कैप्चर करना चाहते हैं। और देखिए इस बात को हमारे आपके इस डिस्कशन से हो सकता है कि कहीं हम लोग अगर इसको पब्लिश करें तो हम लोगों को बेवकूफ समझा जाएगा। भाई इस बात को बोल रहा हूं, हम लोगों को बोला जाएगा कि ये इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित है कि इनको हमेशा एक रिलीजन बेस दिखाई देता है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं। त्यागी जी, मैं इस बात को लिख करके दे रहा हूं कि हमारा जन्म इस टाइम में हुआ है कि हम लोग आज से 15-20 साल के बाद ये देखेंगे कि इनका पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जा रहा है तो हम लोगों को इनका ये जो पॉइजन है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं होगा, इसका कोई इंजेक्शन नहीं आएगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन टाइप का कोई इंजेक्शन नहीं आएगा, इसको हम लोगों को झेलना है। ये पॉपुलेशन बढ़ा करके ये हम लोगों को हार्म करेंगे। आसाम में ये करना चालू कर दिए थे। कैसे बोलता है कोई पॉलिटिकल लीडर कि हमको इसी कम्युनिटी का वोट चाहिए, नहीं चाहिए, जब 35-40% है, ये जब 50% होगा तो क्या करेगा? तो जरूरी नहीं है ना कि गड्ढा में गिर करके ही सीखा जाए कि गड्ढा है, कई बार सीख लेना चाहिए ना, हिस्ट्री से हम लोग को इतिहास से भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से इसपे सीए एनआरसी पे किसी भी जो मतलब ये जो मीडिया है जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाई है, हमारे आपके जैसे युवक का एकमात्र ड्यूटी है कि सीए एनआरसी के बारे में हमारे जितना समर्थ है हम लोगों को बताएं, और लोगों को बता करके कन्विंस नहीं करना है, वो खुद कन्विंस हो जाएंगे। ये इसमें वैलिडिटी है कि वो खुद कन्विंस हो जाएंगे। आप 5 पॉइंट रखिए, उसको मिला के, उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं, एज इट इज वो खुद मान जाएंगे, और इसको पूरे कंट्री में लगा देने की जरूरत है। आप सही बोले, ये असम में ही नहीं है, बंगाल में, जम्मू में क्रॉस कर जाते हैं, दिल्ली में,
ये बेंगलोर एक प्रकार से सेंट्रल इंडिया से थोड़ा सा ही अंदर है ना, मतलब कोस्ट है, उसके उधर तो समुद्र है, एक उधर से कैसे आ गए, इधर से घुसते हुए जा रहे हैं। आप इवन बिहार का जो बाउंड्री जो वो बंगाल से टच करता हुआ है, मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर भी आप जाइए, वास्तविक स्थिति देखिए वहां पे क्या होता है। वहां का आप लोकसभा रिजल्ट, विधानसभा रिजल्ट कोई हमको देख करके बता दे कि कोई वहां से हिंदू जीत गया है, तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं 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 नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्यों भाई, हमेशा हम ही लोगों को ट्रेन कंप्रोमाइज करना है, कुछ चीजें सीखेंगे, इनका पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगा और अनवांटेड लोग क्यों आएंगे। ठीक है, जो है वो रहे, अनवांटेड लोग जो इधर आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप मतलब कि पूरे माहौल को, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, उनको उस पर कोई ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। उस पर सीधा सीधा CA/NRC लगाइए और इनको बाहर निकाल करके भगा दीजिए। त्यागी जी, मैं भी अपनी बात क्लोज करने के लिए क्लोजिंग बात बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए कि वो जम्मू गए, वो वैली भी जा सकते थे, वो कश्मीर नहीं गए। ये पॉइंट सोचने वाला है। जहां आपके ही कम्युनिटी के, आपके जैसे बिलीवर लोग रहते हैं, आप उनके बीच में नहीं गए, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी चेंज करने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी है। आपको कौन से वाली करनी है, जम्मू की। आपको जो चांस दिखाई देता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद राइट विंग गवर्नमेंट आ जाए वहां पे, तो आपको वो चेंज करनी है कि यहाँ की भी 5-7 सीटों को आप अफेक्ट करना स्टार्ट कर दो, बाकी उधर वाली तो 100% अफेक्टेड है ही, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म कर दो। और लास्ट में एक ही बात से बोलना चाहूंगा मानस भाई, कि जब हम पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं ना, तो ये चीनी की जिम्मेदारी होती है कि वो पानी के जैसी हो जाए घुल के। बाल्टी भर के उसके अंदर चीनी डाल दी जाएगी ना, तो ये ना तो पानी को पसंद आएगा, ना वो मीठा शरबत पीने वाले को। और यही काम है। यहाँ आए हो भाई, यहाँ रहो, बिल्कुल हमारे कल्चर में आए हो, हमारे जैसे होके रहो, हमारे जैसे हैं हम आज तक, जैसे हम रहते हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर आप असम में रहते हो तो असमी परिधान पहनो, असमी बोलो, असमी लोगों की तरह रहो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली वाले के जैसे रहो। अगर आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल वालों जैसे रहो, बंगाली बोलो। ये यहाँ आके अपना जो खिकता है ना तुम्हारा, ये नहीं चलने वाला भैया। ये जो आपके दिमाग में है ना, ये अपनी भाषा, अपनी बातें, और एक ऐसी चीज की लड़ाई, एक ऐसा कल्चर जिसका कोई रीजन नहीं है। हमने तो इतना ही पढ़ा है मानस भाई, जहां भी पढ़ा है कि जो कल्चर होता है, जो ड्रेस होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो रीजन बेस्ड होती है। यहाँ एक अलग ही है। यहाँ कल्चर, ड्रेस, आपका लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, वो रीजन नहीं, वो रिलीजन बेस है, रीजन नहीं है। हमारे हिसाब से तो ये होता है कि यूपी, ईस्ट यूपी में जाते हैं तो उधर थोड़ी सी आपको भोजपुरी बोलते हुए लोग मिलेंगे, आप बिहार में जाएंगे बिहारी बोलते हुए मिलेंगे, वेस्ट यूपी में आएंगे आपको थोड़ी देसी खड़ी बोली बोलते मिलेंगे, हरियाणा में हरियाणवी बोलते मिलेंगे। अरे भैया, ये क्या होता है कि ये हम होंगे तो हम यही भाषा बोलेंगे, यही भाषा पढ़ेंगे, चाहे हम बंगाल में रहते हो, चाहे हम कहीं रहते हो, चाहे हम कुछ हो। भाई देखो, सिंपल सी बात मानस भाई, मैं लास्ट क्लोज करता हूं। मेरे घर में कोई आएगा, अगर मेरे घर में कोई आता है और मैं एसी चला के सोता हूं, तो एसी चला के सोएगा। चौधरी बन के एसी बंद कर दिया तो मार खाएगा भाई, खत्म बात। बिल्कुल बिल्कुल सी बात है। और त्यागी जी, ये हमारे आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए खून दिया है ना, रक्त दिया है इस देश के लिए, अपनी कुर्बानी दी है, और उसको हम लोगों को ये चीजें देखी है, हम लोगों को भली भांति ज्ञान है कि इसकी रक्षा करने के लिए हम लोगों को ये एफर्ट लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे उपक्रम करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं बचने वाला। तो हमारे आपके जैसे युवक क्लियर कट कि तुमको हमारे इधर अगर आना है तो तुमको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं, तुम हमारे सिस्टम से रहो और तुम यहाँ पे कमाओ, खाओ और जाओ। तुम ज्यादा इसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस या कब्जा करने की अगर मानसिकता रखेंगे तो नहीं, आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपको तो आपका रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल त्यागी। मैं एक चीज इसमें बात करते करते इन्होंने बताया कि भाई एनआरसी लागू होने से खाली कुछ लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि ये अपने देश के नहीं है, ठीक है, कि मतलब ये कितने लोग हैं कौन सी जगह पर, इन चीजों को चिन्हित किया जाएगा और इनकी वोटर राइट जो है, वोटरशिप राइट जो है वो खत्म कर दी जाएगी। एक्चुअली सारा मसला जो है वो वोटर का है कि आप अगर वोटर हैं यहाँ करके, तभी आपके लोकल जो सपोर्ट होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट, वो इसी लालच की वजह से होते भी हैं कि आप वोटर हैं, वोट देते हैं, तो इसी वजह से जो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट या बैकअप मिलता है वो इसी लालच की वजह से मिलता है। जो भी आप कहते हैं लेफ्ट विंग, राइट विंग, है ना, या फिर ये जो मीडिया वाले आप बता रहे थे, ये सब जो अपोज और फिर ये सब बातें, उनकी बातें जो हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि भाई वो एक वोट बैंक की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये वोट बैंक ये इनका निपटा दिया जाए एनआरसी लागू करके, तो मेरे ख्याल से इनकी बातें भी कोई नहीं करेगा कि हाँ कि ये इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये सताए हुए हैं, डरे हुए हैं।
तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। हाँ राहुल भाई बोलो। इसका तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। क्या क्या वो जो वहां चाइना में मर रहे हैं वो इस स्पेसिफिक कम्युनिटी से नहीं आते? उनके लिए तो दूध नहीं उतर रहा है हमारे देश के किसी भी लिबरल का, वो नहीं आते स्पेसिफिक कम्युनिटी से, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता ना उसको। वोटिंग ही सबसे बड़ी चीज है मानस भाई। जिस दिन इस देश में उनके वोटिंग राइट खत्म हो गए, ना तो उनके पीछे कोई नेता खड़ा होगा और ना वो खुद यहाँ रहेंगे। आप उनसे वोटिंग राइट खत्म कर दो, मैं बोल रहा हूँ कोई कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बनाने क्यों नहीं बना रही है सरकार? सरकार को ही पता है सर कि कोई जरूरत नहीं है। आप वोटिंग राइट खत्म करो, अगले दिन वापस चले जाएंगे ये, अगले दिन। फिर इनका वो एजेंडा पूरा नहीं होता ना यहाँ रह के, इसीलिए। और आप ले लो, हम कहाँ नागरिकता के लिए बना कर रहे हैं? जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है 11 साल 12 साल जो भी प्रोसीजर है हमारा, उससे ले लो। लेकिन इतने साल की समाई कहाँ है? इतने साल की समाई कहाँ है ना? देर हो रही है ना, आपको पता है ना। नाम नहीं लेंगे हम कौन से वाले एजेंडे की बात करें, एक एजेंडा है ना जिसके लिए देर हो रही है। बस मैं लास्ट में एजेंडे का नाम लिए भी नहीं कह देता हूं कि भैया तुम्हारे पुरखे खप गए, तुम खप रहे हो, और तुम्हारी औलादे भी खप जाए। कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। दुनिया में खत्म करने वालों के लिए हथियार सदा कम पड़ जाते हैं, बचाने वालों के लिए कभी हाथ कम नहीं पड़ते। ये फैक्ट। और ये त्यागी जी ये पिछले हजार साल से प्रयास कर रहे हैं ना, आज तक तो प्रयास में असफल ही हुए हैं। पिछले 1000 साल से इनका प्रयास है और ये आगे भी ये नहीं सफल हो पाएंगे। इनका प्रयास व्यर्थ है। तो बस आपका जो मैसेज था कर रहे हैं ना, अगर इतना एफर्ट इन लोगों ने किया होता खुद को बेहतर करने के लिए, तो शायद ये ज्यादा अचीव कर जाते। हम उस देश में रहते हैं सर कि जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। हम सबको बहुत सम्मान दे देते हैं। हम नहीं देखते कौन अपना है, कौन बाहर से आया है, कौन क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते। जब तक वो हमारे साथ रहते हुए हमारे चिन्हों की, हमारी चीजों की इज्जत करे। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो फिर कोई इज्जत नहीं होगी। दोस्त अपना कितना भी प्यारा हो, लेकिन मेरी अगर माँ की इज्जत नहीं करेगा तो घर नहीं आएगा। बिल्कुल त्यागी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम है। लेकिन वो जो आते हैं पूरी दुनिया से, उन्हें हमें भी अपने लोग मानना पड़ेगा, हमारी चीजों का सम्मान करना होगा। अगर अपने हिसाब से रहना है तो अपने घर रहो भाई, अगर हमारे घर आ रहे हो तो हमारे हिसाब से रहो। ये सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग हमें चाहते हैं कि हम उनके जैसे हो जाएं। भाई हम नहीं होने वाले हैं, तुम्हें होना है, तुम अपने घर में रवीश कुमार लाके अपने घर में बैठा ले 2-4 लोगों को, वो रख ले। हम कोई मना नहीं कर रहे हैं किसी को रखने, आप वहां रख लो। यहाँ दिल्ली में इतने रहते हैं, ये यहीं से ऑफिस उनका यहीं से जाते हैं, निकल के भाई ले जाओ वहां से, कौन मना कर रहा है? तुम एक को नहीं लेके जाएंगे, अपने घर बसा लो ना, तब बताओ। या एक काम करो, हमें बसा लो। चलो हम तो वो भी नहीं है, हम दंगा फसाद भी नहीं करेंगे। मैं मानस भाई, अखिल भाई अपन चलते हैं, अपनों को दे देंगे एक फ्लैट अपने घर का। वो जो 50 करोड़ के घर में रहता है ये जो अपना राजदीप है, उसमें दे दे भाई हमें भी एक कमरा। क्या मना करो, क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? ये तो भाईचारा है ना, भाईचारे में हमें भी दे दे। हम जबरदस्ती थोड़ी बैठा लेंगे।